सकते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हम आज भूगोल का जो तीसरा नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका नाम है निर्माण एवं विनिर्माण, यानी निर्माण उद्योग के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। और आज हमें लगता है कि सबसे अंतिम क्लास होगा, सबसे लास्ट क्लास होगा। तो फटाफट से आप लोग आज की इस क्लास में जुड़ जाइए ताकि हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझा सकें। जल्दी जल्दी से भाई गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। फटाफट से ना आप सारे बच्चे लोग जुड़ जाइए ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को आज ये चैप्टर खत्म भी कर सके। क्योंकि आज ये चैप्टर में ना बस एक ही टॉपिक बचा है, पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है ना। तो प्रदूषण टॉपिक को आज हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। इस चैप्टर में लगभग टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा तो है नहीं भाई, बड़ा छोटा, बड़ा कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 13, 14, 15, ज्यादा नहीं है, इसी के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बस उतना बता देंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। सर यही टाइम में पढ़ाइए। नहीं भाई, टाइम सुबह वाला ही ठीक है। इस समय देखिए बहुत कम बच्चे आए हैं, मतलब सुबह में जितने बच्चे आते थे उससे तो अभी तक कम ही बच्चे हैं। हो सकता है अभी धीरे धीरे बच्चे और आ जाएं, लेकिन अभी तो कम ही है। खैर कोई नहीं, आते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पे। आज हम लोगों को, अच्छा पिछली क्लास में हम आप लोगों को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सब कुछ पढ़ा दिए थे, याद है ना। पिछली क्लास में हम आप लोगों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये सब कुछ पढ़ा दिए थे। यानी उदारीकरण क्या होता है आपको बताया थे कि सरकार के द्वारा नियमों में, कानूनों में जो प्रतिबंध है उसमें छूट देना, ढिलाई देना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद हम आपको निजीकरण समझाए थे कि निजीकरण क्या होता है, और निजीकरण के बाद फिर हम आप लोगों को समझाए वैश्वीकरण, कि एक देश का अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ता है, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण ये सब कुछ ना हम आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है बाबू। हाँ, आज हम आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाएंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण, प्यारे बच्चों, प्रदूषण एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो हम आप लोगों को फैक्ट्री के बारे में पढ़ाते आ रहे थे, ठीक है ना। अभी तक तो हम आप लोगों को फैक्ट्री के बारे में, उद्योग के बारे में बता रहे थे। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब उद्योग होता है तो प्रदूषण भी होता है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, उस उद्योग से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। उस उद्योग से निकलने वाला जो पानी है वो नदियों को प्रदूषित करता है। उस उद्योग से निकलने वाला जो पानी है जब नदी में जाता है तो मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, ठीक है ना। नदी के बाद मिट्टी आता है खेतों में, तो खेतों में आता है तो पानी को तो प्रदूषित करता ही है, साथ ही साथ मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। उद्योगों में बड़े बड़े मशीन चलते हैं जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। और अगर परमाणु उद्योग के बारे में बात किया जाए, जो परमाणु उद्योग है, ठीक है ना, जो परमाणु उद्योग है अगर उसके बारे में बात किया जाए तो अगर परमाणु उद्योग है तो वहां से रेडियोधर्मी प्रदूषण निकलता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग प्रदूषण के बारे में ही पढ़ेंगे और प्रदूषण के सभी प्रकार के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं प्रदूषण का, ठीक है ना। तो प्रदूषण, सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण का परिभाषा क्या होगा बाबू, बताइए। देखिए, प्रदूषण कहने का मतलब यह हो सकता है कि जब जल, वायु और मिट्टी में, जब जल, वायु और मिट्टी में अवांछनीय पदार्थ के मिल जाने से उसके उपयोगिता में अगर कमी आ जाए। जैसे मान लिया जाए कि वायु में कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल गया जिससे वायु अब सांस लेने लायक नहीं रहा, पानी में कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल गया तो पानी पीने लायक नहीं रहा, जल में कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल गया तो जल पीने लायक नहीं रहा। तो इस तरीके से अगर जल, वायु, मिट्टी ये सब में ना अगर अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है, अवांछनीय पदार्थ कहने का मतलब वैसा पदार्थ जो मानव के लिए अच्छा नहीं है, किसी जीव जंतु के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर जल में, वायु में, मिट्टी में अगर अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से अगर उसके उपयोगिता में कमी आ जाती है तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। प्रदूषण का अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है बाबू। अगर प्रदूषण का परिभाषा लिखना हो तो हम लोग यही लिखेंगे। प्रदूषण का अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लोग यही लिखेंगे। प्रदूषण का परिभाषा क्या होगा, लिखेंगे कि जल, वायु तथा मिट्टी में, लिखेंगे कि जल, वायु तथा मिट्टी में, लिखेंगे कि जल, वायु तथा मिट्टी में जब अवांछनीय पदार्थ, जब जल, वायु तथा मिट्टी में जब अवांछनीय पदार्थ की मात्रा, जब अवांछनीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जब अवांछनीय पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अवांछनीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाने से, बढ़ जाने से वह उपयोगिता के लायक नहीं बचता, वह उपयोगिता के लायक
नहीं बचता, योग्यता के लायक नहीं बचता, ठीक है ना, तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं, तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। यानी जल, वायु और मिट्टी में जब अवांछनीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और वह उपयोगिता के लायक नहीं बचता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, पॉल्यूशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। लिखेंगे कि प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन है बाबू, तो सबसे पहला हो गया जल प्रदूषण, सबसे पहला हो गया जल प्रदूषण, क्लियर। दूसरा हो गया वायु प्रदूषण, दूसरा हो गया वायु प्रदूषण। पहला हो गया जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा हो गया, ये ध्यान रखिएगा, मिट्टी प्रदूषण, जिसको मृदा प्रदूषण भी कहते हैं, तीसरा हो गया मृदा प्रदूषण। चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया बाबू ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, चौथा हो गया ध्वनि प्रदूषण। और एक पांचवा होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, पांचवा होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, पांचवा क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो यही 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ठीक है ना। मैसेज नहीं आया है, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ गया था क्या, बताओ बाबू, क्लास का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चैनल पे नहीं गया था, गया तो है भाई, दोनों ग्रुप में गया है, 10th ज्योग्राफी क्लास, 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का लाइव क्लास टारगेट वोड ऐप पर शुरू होने जा रहा है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। गया तो है नोटिफिकेशन, कैसे कहते हैं कि नहीं गया है, बताओ बाबू, नोटिफिकेशन तो गया है। हाँ गया है भाई, ठीक है ना। आइए यार बच्चों, प्रदूषण कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है ना, प्रदूषण कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, याद रहेगा। अच्छा अब बारी बारी से बात करते हैं, जैसे हम सबसे पहला बात करते हैं अगर जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण क्या है, देखो बाबू, जब जल पीने लायक न बचे, जब जल नहाने लायक न बचे, जब जल में अवांछनीय पदार्थ की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जल में हम लोग मवेशी धोते हैं, ठीक है ना, जल में मवेशी धोते हैं, जल गंदा होता है, नली का पानी जो है वो पानी में ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे पटना की बात करते हैं, बिहार की राजधानी है पटना, और पटना के किनारे है गंगा नदी, जिनको कि भारत का, दुनिया का सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, ठीक है ना, गंगा नदी को दुनिया का सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे ज्यादा गंदगी गिरता है तो वो भी गंगा नदी में ही गिरता है। सोचो, जो दुनिया का सबसे पवित्र नदी है उसमें सबसे ज्यादा गंदगी गिर रहा है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है प्यारे बच्चों, जहां तक जाती है, बीच रास्ते में जितना शहर आता है उस शहर का पूरा पानी गंगा नदी में जाता है, मतलब पूरा नाली का पानी गंगा नदी में जाता है। पटना की ही बात करें ना तो पता नहीं कितने लाख लीटर प्रतिदिन गंगा में प्रवाहित हो जाता होगा, कितना लाख लीटर प्रतिदिन गंगा में, गंगा नली का पानी जो है वो जाता होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, नली का, ये जो नदी का जल है, ठीक है ना, वो प्रदूषित होता है। यानी कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो है वो उसको ऐसे ही छोड़ देना नदी में, जबकि नियम ये कहता है कि उसको जांच करके, उसको प्यूरिफाई करके उसको नदी में छोड़ना है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात कि हम लोग मवेशी को धो लेते हैं ऐसे ही गंगा नदी में धो लेते हैं, या फिर कोई भी नदी है बहते हुए पानी में ऐसे ही अपने मवेशी को, गाय भैंस को, सबको धो देते हैं। दूसरा चीज, तीसरा जल प्रदूषण का कारण है खेतों में उर्वरक का प्रयोग करना। खेतों में खाद हम लोग खूब डालते हैं और वो खाद का पानी सीधे नदी में जाता है, जहरीला बन जाता है। तो जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण वो भी है, खाद डालना, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं और इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट कहने का मतलब उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, ठीक है ना, उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, उस कचरा ने सबसे ज्यादा नदी को क्या किया है, प्रदूषित किया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।
जिन्हें कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि प्रमुख उद्योग है। यानी कि कोई ऐसा फैक्ट्री है जहां पर कीटनाशक दवाई बनता है, वहां से बहुत कचरा निकलता है। खाद बनाने वाला जो फैक्ट्री है वहां से बहुत कचरा निकलता है। प्लास्टिक बनाने वाला जो कंपनी है वहां से बहुत कचरा निकलता है। यानी कि अनेक जगहों से बहुत सारा कचरा निकलता है और सीधे जाकर के नदी में मिल जाता है। उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल जो है वो पीने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको हम हकीकत बताते हैं। पटना जैसे शहर में लोग भले आने के लिए एकदम बेदम रहते हैं कि पटना में जाकर के पढ़ेंगे, पटना में जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन पटना जैसे शहर में प्रत्येक वर्ष कई हजारों ऐसे लड़के हैं पढ़ने वाले जिनको कि टाइफाइड होता है, जिनको कि हैजा होता है, जिनको कॉलरा होता है, जिनको पीलिया बीमारी हो जाता है। क्योंकि यहाँ गंदा पानी भी तो लोग पी रहे हैं ना। जिस मकान में रह रहे हैं किराए पर, उस मकान का पानी कितना फीट नीचे से आ रहा है ये तो आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जल संसाधन विभाग पटना के बारे में तो साफ हिदायत कर दिया है कि 350 फुट के नीचे वाला ही पानी पीजिए, 350 फुट के ऊपर वाला पानी पीना तो एकदम सख्त मना है। ये स्थिति है हमारे बिहार के राजधानी पटना का, ठीक है ना, जहां पर कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, गंदगी है। नाली का पानी ऐसे ही सड़क पे बह रहा है, लोग उसी में हेल कर जा रहे हैं। नाली का पानी ऐसे ही सड़क पे है। अभी तो भाई बरसात का दिन था ना, बरसात के दिन में हम लोग कितना झेलते हैं ये तो हम लोग को पता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा पैर डूब जाएगा पानी में और इतना पानी में घुस करके आपको निकलना है। और ऐसा नहीं है कि कोई वो एकदम साफ पानी है, एकदम मतलब प्यूरिफाई वाटर है, नहीं, सब नाली का पानी है, सब गंदगी है, सब सेप्टिक टैंक का पानी है और वैसे ही रोड पर वो प्रवाहित हो रहा है, लोग उसमें आते हैं जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है और जल प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष कई हजारों व्यक्तियों का मौत भी होता है। कई हजारों व्यक्ति रोगों मतलब बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो सब लोगों को चाहिए कि जल प्रदूषण छोड़ दें, ठीक है ना। सर आप कैसे पानी पीते हैं? भाई हम थोड़ा सतर्क हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ जो पानी है वो 400 फुट नीचे से आ रहा है, ठीक है ना, सबसे पहली तो ये बात। दूसरी बात, हम आरओ फिल्टर लगाए हुए हैं कि भाई पानी एकदम छान करके पीना है, ठीक है ना। लेकिन हम ना लगा लिए हैं, लेकिन हमारे जो बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो पटना में रह करके पढ़ाई करते हैं, सब लोग बेचारा आरओ का पानी पी सकता है जी, संभव है। बिजली बिल उसका उठ जाता है बहुत ज्यादा, फिर नया खरीद करके लाना 8-10 हजार रुपया उसमें लग जाएगा खरीद करके लाने में, सब लोग नहीं ना कर पाएगा, तो सब लोग बेचारा बीमारी का शिकार हो जाता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप सब लोगों को फिल्टर करके ही पानी पीना चाहिए। अगर बीमार पड़िएगा 10,000 रुपया डॉक्टर को दे दीजिएगा। अगर बीमार पड़िएगा तो डॉक्टर 10,000 से ऊपर टाल लेगा, सर 10,000 से ऊपर ले लेगा। लेकिन अभी आप 8-10 हजार का फिल्टर नहीं लगा रहे हैं, तो अगर अभी नहीं लगा रहे हैं तो फिर डॉक्टर को जाकर के दीजिए, यही ना है। अभी नहीं लगाइएगा तो फिर डॉक्टर को दीजिए। कहा जाता है ना कि अगर बढ़िया से खान पान का ध्यान नहीं रखिएगा, बढ़िया से कंजूसाई करिएगा तो फिर डॉक्टर साहब आपसे पैसा ले लेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण से एकदम बच करके रहना चाहिए। और आप लोग भी कोशिश करिए कि अगर आपके घर के अगल बगल में कहीं पर भी अगर पानी जमा है, अगर आपके घर के अगल बगल में कहीं पर भी पानी जमा है, तो एक तो पानी में मच्छर आएगा, मच्छर काटेगा, मलेरिया फैल जाएगा, ठीक है ना, तो मलेरिया भी हो जाएगा। तो इसलिए कहीं पर पानी जमने मत दीजिए। अगर पानी कहीं पे जम रहा है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करिए, डीडीटी पाउडर का छिड़काव करिए, ताकि उसमें कीटाणु ना रहे, ठीक है ना, कीटाणु सब मर जाए। तो ये सब ऐसे चीज है जो कि बचाव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्तियों को सतर्क रहना पड़ेगा, सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम तो कहते हैं भाई आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन से बढ़िया कुछ है ही नहीं। आराम से घर बैठ करके पढ़ाई करिए। कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि YouTube पर अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? किसी भी टीचर का बैच परचेज कर लीजिए, आराम से घर बैठ करके पढ़िए, ठीक है ना। आजकल का दौर है कि भाई इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर क्यों इधर उधर झुट्ठों के अपने शरीर में बीमारी पालना है। लेकिन लोग अपना आ जाते हैं, अब क्या किया जाए। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखिए जल प्रदूषण फैलाने के क्या क्या मुख्य कारण है। पहला तो हो गया चर्म उद्योग, यानी कि जो चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा है तेल शोधक कारखाना, जहां पर तेल का सफाई होता है, तेल शोधक कारखाना यहां भी है। डीजल कोयला आधारित उद्योग, यहां से भी जल का बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। धातु उद्योग, पेपर उद्योग, इन सब जगह से ना जल का बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। समझ में आ गया ना बाबू। तो ये हो गया जल प्रदूषण। तो जल को बचा करके चलिए, ठीक है ना, जल को बचा करके चलिए और जल को जितना हो सके शुद्ध करके, अगर नहीं कुछ तो कम से कम पानी को गर्म करके पीजिए।
अगर मान लिया जाए कि घर में आरओ नहीं है, बरसात का दिन है, बरसात के दिन में ना ऐसे ही गंदगी ज्यादा होता है, तो खास करके बरसात के दिन में पानी को उबाल करके पीना चाहिए। पानी को एकदम उबाल लीजिए पूरा, उबालने के बाद उसको ठंडा होने दीजिए, ठंडा हो जाए तो उसको पी लीजिए। थोड़ा सा स्वाद बदलेगा जरूर, लेकिन आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, हाँ क्लियर, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताओ बाबू, क्लियर ना? सर थोड़ा स्टूडियो दिखाइए। अरे वाह, अच्छा आप लोग बहुत दिन से ये चीज बोल रहे हैं कि सर, आप लोग ना बहुत दिन से बोल रहे हैं कि सर थोड़ा स्टूडियो दिखा दीजिए। प्यारे बच्चों, स्टूडियो बाकी सब जगह तो खैर हम वीडियो बना करके अलग तरीके से दिखाएंगे, लेकिन इधर का ना थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, हम अभी ना कैमरा छोटा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना प्यारा स्टूडियो आप लोगों के लिए हम बनवाए हैं। देखिए थोड़ा सा ना छोटा करते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा, देखिएगा उसके बाद बताइएगा। ओ हो क्या बात है, आपको तो यहाँ तक दिखाई दे गया। देखिए इस तरीके का कुछ प्यारे बच्चों हम स्टूडियो दिखता है। अब ना स्टूडियो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप लोग जरा देख लीजिए। ये है आप लोगों का वही प्यारा स्टूडियो जो नया बना है। ठीक है ना बाबू, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडियो, लगभग 15 स्टूडियो तैयार है, जो कि 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, पॉलिटेक्निक, सीयूईटी, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, सब बच्चों को ना एकदम यहाँ से अब क्लास डिलीवर हो रहा है। अब बताओ प्यारे बच्चों, इस तरीके का आपका पूरा स्टूडियो सेटअप है, बताइए कैसा लग रहा है? बताओ बाबू जल्दी से। हैं? हाँ, इस तरीके का ना पूरा एकदम जबरदस्त अपना स्टूडियो सेटअप बना है। हाँ, बताओ भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, बहुत मस्त है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर दिखाइए ना, दिखाइए ना। अच्छा लगा? बताओ बाबू, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी अच्छा लगा। वाह, बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई। बहुत सुंदर लगा सर, मस्त लगा, बहुत प्यारा लग रहा है ना? इतना सोचे थे उससे भी अच्छा है, अरे वाह क्या बात है। देखो बाबू, बात क्या है ना, ये सब इसलिए लगाया जाता है, आप लोग इधर अभी साइड में ये सब देख रहे होंगे, ये सब अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये साउंड प्रूफिंग के लिए लगाया जाता है, ताकि आप लोगों को आवाज एकदम क्लियर जाए। ऐसा नहीं है कि डिजाइनिंग के लिए लगाते हैं। डिजाइनिंग के लिए तो भाई ठीक है, अच्छा देखने में लगता है तो एक डिजाइनिंग का भी पार्ट हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से लगाते हैं इसलिए ताकि एकदम अच्छे तरीके से आप लोग के पास वॉइस पहुंच जाए, क्लियर वॉइस पहुंच जाए। ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप लोग देखते हैं ना कि रूम अगर खाली होता है तो आवाज गूंजता है, लेकिन जब ये लग जाता है ना तो आवाज गूंजने नहीं देता है, और आराम से आपको क्लियरली आवाज जो है वो सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और यही आपका वो डिजिटल बोर्ड है जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है कि बड़ा प्यारा लगा होगा। और ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, स्टूडियो मेरे ड्रीम जैसा है, अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, ये सब आप लोगों का प्यार है। ठीक है ना? हाँ बाबू, 3D लग रहा है, अरे वाह। टीचर डे आज कहाँ है भाई? टीचर डे तो परसों है। देखो बाबू, बात ऐसा था ना कि ये स्टूडियो नहीं, एक तरीके से हम इसको अपना मंदिर मानते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, कर्म भूमि है। आज हम जो कुछ भी हैं बस इसी मंदिर के वजह से है, जो कुछ भी हैं आप लोगों की वजह से है। तो प्यारे बच्चों, जो मंदिर है उसको तो साफ, उसको तो स्वच्छ रखना पड़ेगा ना। तो हमारा मंदिर यही है, हम यही बैठते हैं, यही पूजा पाठ, यही सब कुछ, यही करता धरता, हमारा कर्म भूमि सब कुछ यही है। हमारा जीवन ही बस नाम ही सिमटता है। तो अच्छा, तो खैर हम सोचे थे कि ऐसा स्टूडियो रहना चाहिए जहां पर कि अगर हम घंटों भी बैठे, घंटों तक पढ़ाएं, तो लगना चाहिए कि एकदम सुकून है, बाहर का आवाज हमें नहीं आना चाहिए, बाहर का आवाज एकदम नहीं आना चाहिए। दुनियादारी से एकदम निश्चिंत होकर के आराम से बस पढ़ा रहे हैं, यही हमारे लिए जन्नत है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है बाबू। सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताओ, अब पढ़ाते हैं, पढ़ा करके।
चलिए ठीक है बाबू। आज शाम को छुट्टी दीजिए, किस बात का छुट्टी भाई? आज शाम को किस बात का छुट्टी दे बताओ? अच्छा, आज कर्मा है। अच्छा, सभी बहनों के लिए आज भाई का पर्व है ना? सभी हमारी बहनें जो है वो अपने अपने भाई के लिए आज पर्व करती है। बहुत बढ़िया। आओ बाबू। आइए इधर प्यारे बच्चों, अब आप लोग अब जल प्रदूषण के बारे में तो पूरा समझ गए हैं? जल प्रदूषण के बारे में तो पूरा समझ गए ना? अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है जल प्रदूषण के बारे में, तो आप लोगों को सब कुछ पता चल गया पूरा। आइए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? वायु प्रदूषण के बारे में। आप लोग तो स्टूडियो देख लिए, अब बाकी जो बच्चे बच गए हैं यूट्यूब पर, वो लोग हल्ला करते रहते हैं कि सर स्टूडियो दिखाइए। कभी ना उनको भी दिखा देंगे, यूट्यूब वाले बच्चों को भी ना कभी दिखा देंगे कि दो भाई देख लो। तो सारे टीचर यहीं से पढ़ाते हैं? नहीं, सारे टीचर्स के लिए ना अलग अलग स्टूडियो लगे हुए हैं, ठीक है? हाँ, सारे टीचर्स के लिए अलग अलग स्टूडियो लगे हुए हैं। सारे टीचर्स अभी अपना अपना दिखा देंगे, सब सब एकदम सीरियल वाइज ही है। 1 नंबर स्टूडियो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे करके लगातार स्टूडियो बना हुआ है, ठीक है? हाँ, कभी दिखाएंगे वीडियो बना करके ना, कभी पूरा दिखा देंगे। अभी आप लोग तो इधर वाला तो देख लिया ना, बाकी और दिखा देंगे बाद में। तो बाबू चलो, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण का। किसका बात कर रहे हैं? वायु प्रदूषण का। अब वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, समझिएगा बाबू, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या करता है? उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। चिमनी भट्ठा से निकलने वाला धुआं, ईंटा पकाने वाला जो चिमनी भट्ठा होता है ना, तो चिमनी भट्ठा से निकलने वाला जो धुआं है वह वायु को प्रदूषित करता है। चिमनी भट्ठा से लगातार धुआं निकलते रहता है, आप लोग देखते होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो कि लगातार निकलते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। और आज वायु प्रदूषण के कारण ही देख लीजिए ओजोन परत भी क्षय हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण ही देख लीजिए ओजोन परत में छिद्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और गैसों ने वायु को बुरी तरह से प्रदूषित किया है। उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है ना, वह बुरी तरीके से क्या कर दिया है? वायु को प्रदूषित कर दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हम आप लोगों को बायोलॉजी में पढ़ाए हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कि दम घोंटू गैस कहा जाता है, ठीक है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गलती से चला जाए तो आदमी का दम घुट जाता है, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ को दम घोटू गैस कहते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछित गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनती है। सीओ गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंच करके रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि वायु में अगर अवांछनीय तत्व आ जाए, अगर वायु में कुछ अवांछनीय पदार्थ आ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर वायु प्रदूषण हो ना, अगर प्रदूषित वायु में लोग सांस लेंगे तो व्यक्ति का मृत्यु लाजमी है, व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाएगा, ठीक है ना बाबू? हाँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। एसओ यानी सल्फर ऑक्साइड से आंख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानी बढ़ जाती है। वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ में धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं, धुंध दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण करने के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण धुआं से हो जाता है, धूल से हो जाता है, स्प्रे से होता है, जो हम लोग स्प्रे मारते हैं जिसको परफ्यूम बोलते हैं, कुहासा, धुआं, ये सब ना उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ये सब चीजों से ना वायु प्रदूषण होता है। तो प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ध्यान रखिएगा। मिट्टी प्रदूषण के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं कि मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है। मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण है पानी में अवांछनीय पदार्थ, यानी कि अगर जल प्रदूषित होगा तो जल के साथ साथ मिट्टी भी प्रदूषित होगा, ठीक है ना? अगर जल प्रदूषित होगा तो जल के साथ साथ मिट्टी भी प्रदूषित होगा, ठीक है बाबू? तो जल तो प्रदूषित होता ही है, जल सिर्फ अपने नहीं प्रदूषित होता है, जल अपने साथ मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण का, और उसी के साथ एक टॉपिक जुड़ा है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना? पहले हम लोग ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। अवांछित शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे आजकल देखते हैं डीजे का जमाना है, रात में ना लोग डीजे बजाते हैं पूरा एकदम फुल साउंड करके, कान का चदरा हिल रहा है, लेकिन डीजे का वॉइस कम नहीं होना चाहिए। कान का जो अंदर वाला जो पार्ट है, चदरा जो है, वो वाइब्रेट कर रहा है, कब फटेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी डीजे का आवाज कमना नहीं चाहिए। ध्वनि प्रदूषण प्यारे बच्चों एक प्रकार का प्रदूषण है, ठीक है ना? ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार का प्रदूषण है, और जो कि मुख्य रूप से उद्योगों में होता है,
परिवहन के साधनों से उत्पन्न होता है, तो इन सब चीजों से ना ध्वनि उत्पन्न होता है। देखते हैं ना कि लोग जो गाड़ी बनाने वाले लोग हैं, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाते हैं, वे लोग ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अपने गाड़ी में साइलेंसर लगा करके देते हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाए और वायु प्रदूषण भी कम हो जाए। साइलेंसर लगाने से क्या होता है, एक तो आवाज नहीं करता है, और दूसरी बात धुआं जो निकलता है वो छन करके निकलता है। तब ना देखते हैं कि बुलेट जो आजकल लोग लेता है, तो बड़ा जो शौकीन लोग होता है ना, वो क्या करता है, बुलेट लेगा ना तो उसमें पटाखा फोड़ने वाला बुलेट आता है, जिसका साइलेंसर से आवाज निकलेगा, लगेगा पटाखा फूट रहा है। पुलिस जब देखता है तो पकड़ के चालान काट देता है, क्योंकि अलाउ ही नहीं है ना, क्योंकि आप ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार का प्रदूषण है। अब उसके बाद बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि भोपाल में 1984 ईस्वी की घटना है। भोपाल शहर का तो नाम सब लोग सुने होंगे, भोपाल, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों भोपाल में हुआ क्या था, आप लोग को ना एकदम शुरू से बताते हैं। भोपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड का फैक्ट्री था, ठीक है ना। एकदम सुनिएगा, भोपाल गैस त्रासदी क्या है जरा बता रहे हैं। भोपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड का फैक्ट्री था। रात का समय था 3 दिसंबर 1984 की रात। डेट याद रखिएगा, कितना तारीख बताए, 3 दिसंबर 1984 की रात। भोपाल में लोग एकदम चैन की नींद ले रहे थे, आराम से रात को सो रहे थे। सब लोग एकदम निश्चिंत थे, अपने अपने घरों में किवाड़ी खोल के, दरवाजा खिड़की खोल के सो रहे थे। अचानक से मिथाइल आइसोसाइनाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने लगता है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड एक ऐसा गैस है कि अगर वायु में मिल जाए ना तो व्यक्ति का मौत करा देगा, व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, सांस ले लेगा तो। अब इतने अधिक मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल में लीक हुआ उस फैक्ट्री से कि पूरे भोपाल शहर में वो गैस फैल गया, पूरे भोपाल शहर में वो गैस फैल गया। अब जितने भी लोग दरवाजा खिड़की खोल करके सो रहे थे, उनके दरवाजा के अंदर गैस घुस गया। अब दरवाजा के अंदर गैस घुसा तो भाई दम घुटना शुरू हुआ, और जब दम घुटना शुरू हुआ तो हजारों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों की मौत हो गई। किताब में तो आंकड़ा कम ही रहता है ना, 500 लोग लिखा रहेगा, लेकिन एक्चुअल में हजारों हजार की संख्या में लोग मरे थे, ठीक है ना। और इसी घटना को नाम दिया गया भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना बाबू। इसी घटना को क्या नाम दिया गया, भोपाल गैस त्रासदी। समझ आ गया ना, इसी घटना को नाम दिया गया भोपाल गैस त्रासदी। सारे बच्चों को समझ में आया, इसी घटना का नाम क्या दिया गया, भोपाल गैस त्रासदी नाम दिया गया। क्लियर बाबू, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। हाँ, प्रिया साहू लिख रही है कि सर इतना दूर से कमेंट दिखता है, कहाँ का बहुत दूर कमेंट है। कमेंट का जो स्क्रीन है वो हमसे आगे 10 फीट की दूरी पे लगा हुआ है, तो आराम से दिखता है। समझ में आ गया ना। भोपाल गैस त्रासदी, आपसे परीक्षा में सवाल आएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो जवाब बताना है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। कौन से गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो बताइएगा 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है ना। तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है, परीक्षा में ये सवाल बनता है, तो लिखिएगा भोपाल गैस त्रासदी एक घटना थी जो 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में घटित हुई। खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हो गया। खाद बनाने वाला फैक्ट्री था, कीटनाशक दवा बनाने वाला फैक्ट्री था, और वहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस जो है ना वो रिसना शुरू हो गया, जिससे 500 लोग मौत के शिकार हो गए। यहां तो लिखा है 500 लोग मौत के शिकार हो गए, लेकिन मरने वालों का संख्या हजारों में था, मरने वालों का संख्या हजारों हजार था, ठीक है ना। तो यही है घटना गैस, भोपाल गैस त्रासदी का, जिसको कि आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर। तो भोपाल गैस त्रासदी भी एक वायु प्रदूषण का ही एक एग्जांपल है, भोपाल गैस त्रासदी भी वायु प्रदूषण का ही एक एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी के बाद अब हमारा इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट स्लाइड है। सबसे लास्ट स्लाइड यही है जिसमें तापीय प्रदूषण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तापीय प्रदूषण क्या है प्यारे बच्चों, तापीय प्रदूषण के बारे में अगर बात किया जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबू, अगर तापीय प्रदूषण के बारे में बात किया जाए तो देखिए, जो उद्योग होता है, जो ताप घर होता है, वहां गर्म पानी निकलता है, मशीन चलता है ना, तो मशीन को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, और जो पानी मशीन को ठंडा करता है वो फिर गर्म पानी बनकर के निकलता है। तो जो उद्योग में गर्म पानी है उसको बिना ठंडा किए हुए ही नदियों में ऐसे ही प्रवाहित कर दिया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नदियों में जलीय जीव होते हैं,
मछली हो गया, कछुआ हो गया, केचुआ हो गया, ये सब बहुत सारे जलीय जीव होते हैं नदी में। और अगर हम नदी में गर्म पानी को ऐसे ही डायरेक्ट प्रवाहित कर देंगे तो जलीय जीव तो सब मर जाएंगे, सारे जलीय जीव मर जाएंगे। इसलिए कभी भी उद्योगों और ताप घरों में गर्म जल जो निकलता है उसको सीधे ऐसे ही नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, पहले उसको ठंडा कर लेना चाहिए और ठंडा करने के बाद ही उसे नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और बिना ठंडा किए हुए अगर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है तो उसे ही कहते हैं तापीय प्रदूषण, ठीक है ना, जिससे कि जलीय जीव मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु मर जाते हैं, वनस्पति जो जल में उगने वाला पौधा है वो सब नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो बाबू हम लोग लिखेंगे उद्योगों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव जंतु, जलीय जीव, वनस्पति ये सब जल करके क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी गर्म पानी को ऐसे ही नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए? तो प्यारे बच्चों, प्रदूषण को नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके, यानी कि उद्योग सब जगह पे नहीं लगा दिया जाए, जहां पे आदमी का रहने का स्थान है कम से कम वहां से उद्योग को दूर करके लगाइए भाई, वहां पे उद्योग नहीं लगना चाहिए। उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखिए, यानी कि उपकरण, कोई भी मशीन है, अगर मशीन है तो खराब हो गया है तो उसको बनवाइए, ऐसा नहीं कि मशीन है खूब धुआं फेंक रहा है तो वैसे ही चला रहे हैं भाई, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल का उपयोग, अगर उद्योग में कोयला का उपयोग होगा तो बहुत धुआं निकलेगा, प्रदूषण ज्यादा होगा, उसके जगह पे मशीन चलाइए तेल का उपयोग करके। उद्योगों के प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित, यानी कि कोई भी फैक्ट्री कारखाना से अगर पानी निकल रहा है तो उस पानी को बिना उपचारित किए हुए नदी में ऐसे प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उस पानी को पहले अच्छे तरीके से जांच कर लीजिए, उस पानी को पहले अच्छे तरीके से उपचार करा दीजिए ताकि पानी दोष युक्त हो जाए, ये दोष मुक्त हो जाए। और पानी अगर दोष मुक्त हो जाए तो उसके बाद क्या करिए, उसको नदी में प्रवाहित करवाइए। बिना उपचार के नदी में प्रवाहित करने से तो जलीय जीव को नुकसान होगा। तो इस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना बाबू, सारे बच्चों को समझ में आया? इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, पानी को प्रदूषण होने से बचाया, फिर कोई भी प्रदूषण बचाया जा सकता है। क्लियर हो गया? हाँ, सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? बताओ बाबू, हाँ या ना? चलिए अब प्यारे बच्चों आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो याद रखिएगा कि देश में 7 गो विशेष आर्थिक क्षेत्र है। देश में क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 7 गो। दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है बताइए? ठीक है बाबू, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तीसरा, पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन, पतन मतलब होता है जहां पानी का जहाज उठता है, तो उड़ीसा में है। आगे बताइए, नामांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर है? तो जवाब होगा कांडला बंदरगाह, पश्चिमी तट पर है। उसके बाद कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? प्यारे बच्चों, बाजार, पूंजी, ऊर्जा ये सब औद्योगिक के लिए जरूरी है, लेकिन जनसंख्या उद्योग लगाने के लिए जरूरी नहीं है। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? भारत में सबसे पहले जो लौह इस्पात कंपनी स्थापित हुआ वो कौन है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो कि 1907 ईस्वी में लगा था, जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। आगे बताइए बाबू, कह रहा है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। अच्छा, कह रहा है कि पहला सूती मिल मुंबई में ही स्थापित क्यों किया गया? पहला सूती मिल मुंबई में ही क्यों स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, पहला सूती मिल मुंबई में इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, पहला चीज, यानी कि समुद्र के किनारे बसा है। कपास उत्पादक क्षेत्र भी है, मुंबई में कपास का भी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध है, और यानी कि उपयुक्त सभी कर लीजिए, यानी डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिए, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है? सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट का कच्चा माल कौन होता है? सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली कोलकाता के बगल में है, तो हुगली जो है वो किस औद्योगिक प्रदेश का? तो कोलकाता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी नौमा का डी ऑप्शन।
अगला, निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि जो सरकारी उद्योग है, तो सरकारी उद्योग में आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, इसमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? 11 नंबर, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो उपभोक्ता उद्योग में आता है चीनी उद्योग, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। आगे बताइए, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग कह सकते हैं खिलौना उद्योग, जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, अभी हम आपको बताए हैं। अगला बता दीजिए, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयमित, मतलब ये सब बनाता है? कौन सा उद्योग है जो कंप्यूटर बनाता है, मोबाइल बनाता है? तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो मोबाइल कंप्यूटर ये सब बनाता है। उसके बाद इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? लोहा इस्पात का कारखाना कहां खुला? तो जवाब होगा राउरकेला में लोहा इस्पात का कारखाना खुला। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में लगता है। नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए, जिस कागज से अखबार बनता है ना, वो नेपानगर में बनता है, तो इसलिए नेपानगर क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां है? उड़ीसा में है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां में है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ध्यान दीजिएगा। छोटे पैमाने का उद्योग, ये तो बता ही दिया कि खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग है, ध्यान रखिएगा। अगला, उपभोक्ता उद्योग किसको कहते हैं? ये सब देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, ठीक है ना, चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अगला, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो रूस के सहयोग से खोला गया था। आगे बताइए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। आगे बता दो बाबू, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग, भारत का पहला लौह इस्पात उत्पादक उद्योग, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टाटा इसको भी कहते हैं टाटा लौह इस्पात कंपनी। आगे बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ 1907 ईस्वी में, सारे बच्चों को पता है। आगे बताइए, कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? अभी बताए हैं कि जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। अगला बता दीजिए, नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी, तो प्यारे बच्चों सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, सिंदरी जो है ना वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, सिलिकॉन शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला बताइए, निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो विश्व का सबसे प्रथम पेपर मिल इंग्लैंड में बना था, सॉरी नहीं, विश्व का प्रथम पेपर मिल जर्मनी में बना था बाबू, 14 का ए ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आपका यहां पर यह चैप्टर क्या हो गया? इंड हो गया, आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो गया, ठीक है ना। भूगोल का तीसरा नंबर चैप्टर खत्म, भूगोल का तीसरा नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों अब आप हमें ये बताओ, ये तो चैप्टर खत्म हो गया, दोपहर एक क्लास हम और बढ़ा दें, हैं? भूगोल ही पढ़ाएंगे अपना, क्या कहते हैं, भूगोल हिस्ट्री से पढ़ाएंगे, बताओ बाबू। सोशल साइंस का एक और क्लास बढ़ा दें हम दोपहर में, सोशल साइंस का एक क्लास हम दोपहर में बढ़ा दें, अगर आप लोग कहोगे तो बढ़ा देंगे। क्लियर, पक्का? चलिए, अगर आप लोग का अप्रूवल आ रहा है तो एक बार शाम वाले आज क्लास में भी बोल देते हैं सब लोगों को, ताकि कल से लोग जुड़ सके, ठीक है ना। फिर बाबू मिलते हैं हम आप लोगों से शाम वाली क्लास में। अब शाम वाली क्लास में देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर कल या आज शाम में छुट्टी दे दीजिए। देखते हैं, कोशिश करेंगे क्लास ले ही ले, क्लास ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है, देखते हैं जैसा भी होगा। दोनों क्लास ना करा के कम से कम एक ही क्लास कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर, ठीक है ना। एक ही क्लास करा के छोड़ देंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आज शाम वाली क्लास में। अब तब तक के लिए एकदम ऐसे ही आप लोग अच्छे तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।